नमस्कार, मेरा नाम बलवंत सिंह है और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला पर बाजी में। 29 को हम लोगों ने एक क्विज़ कंडक्ट किया था, पॉलिटी का था, जिसमें प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ये प्रश्न वो प्रश्न थे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के हम लोगों ने ये क्विज़ को कंडक्ट किया था, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट भी किया। स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि इस मॉक टेस्ट का डिटेल्ड एनालिसिस किया जाए, जिससे उनको और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ जाए और जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए, आज हम लोग यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं उस मॉक टेस्ट का। और इस मॉक टेस्ट का अगर आप डिटेल एनालिसिस देखते हैं तो जो क्वेश्चंस थे वैसे प्रपोज जो थे वो 60 थे, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से वो 60 नहीं हो पाए, केवल 53 ही हो पाए। और अगर इस डिटेल्ड एनालिसिस का करते हैं हम लोग तो इस 53 से अप्रॉक्स आप 250 क्वेश्चंस जो हैं वो आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे, वो सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होंगे। जैसे प्रस्तावना से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इशू निकल के आया था कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा था, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ नॉट बीन रिटन इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, हमारे प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं लिखा है। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी वर्ड यूज़ किया गया था। उससे पहले अगर देखा जाए तो सोवरेन इस्तेमाल हो चुका था, डेमोक्रेटिक मौजूद था, लेकिन प्रस्तावना में कहीं पर ये इंडियन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है फर्स्ट, प्रस्तावना में इस्तेमाल इंडियन शब्द का नहीं है। ध्यान रखिएगा, संविधान में इस्तेमाल है लेकिन प्रस्तावना में इसका इस्तेमाल नहीं है। और चूंकि क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि प्रस्तावना में इस्तेमाल नहीं किया गया, तो पहले का आंसर होगा पहला। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज मेंशन्ड इन प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान में कौन सी डेट मौजूद है या लिखी गई है। तो देखिए, हमारे लिए दो डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहली डेट है 26 जनवरी 1950 और दूसरी डेट है 26 नवंबर 1949। और ये दोनों ही डेट्स का रिलेशन जो है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो जो प्रस्तावना में डेट लिखी हुई है वो है 26 नवंबर 1949, मतलब आंसर सही हो रहा है बी। और इसी 26 नवंबर 1949 को एक और नाम मिलता है, और वो नाम क्या है, तो वो है मिति माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। अब दिमाग में ये बात निकल के आती है कि ये कौन सी बला है। तो देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारे भारत में जो कैलेंडर यूज़ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो कैलेंडर है वो दो टाइप के यूज़ होते हैं। कौन कौन सा? एक वो कैलेंडर जो कि अंग्रेजी है, जिसे हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, यानी कि जनवरी फरवरी ये वाले जो डेट्स मंथ वगैरह चलते हैं वो अंग्रेजी कैलेंडर का है। लेकिन एक दूसरा कैलेंडर भी है जिसको हम लोग राष्ट्रीय पांचांग कहते हैं, और वो राष्ट्रीय पांचांग कौन सा है, तो वो है शक संवत। और ये जो शक संवत है वो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ जो महीने हैं उनसे शुरू होता है। तो उसी में आपने देखा होगा माघ का महीना होता है। तो यहाँ पर यानी कि हिंदी कैलेंडर को लेके चल रहे हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, तो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। कुल मिलाकर के आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ही
अंग्रेजी कैलेंडर में 26 नवंबर 1949 कहा जाता है, जो कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कोई भी डेट हमारे प्रस्तावना में नहीं लिखी है। ये जो 26 जनवरी 1950 है, ये वाली डेट संविधान में तो कहीं नहीं लिखी है, ये हिस्ट्री के पार्ट पर चूंकि इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से हम लोग इसको याद रखते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था वो लागू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? हमारे भारतीय संविधान, अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट जो है वो है 22, लेकिन यहाँ पर तो 22 कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब इसका आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए, समय समय पर हमारे इसी संविधान में कुछ और पार्ट्स भी जोड़े गए, जैसे 4A, 9A, 14A, इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स आपके हमारे संविधान में जो है वो जोड़े गए हैं। यानी कि 22 भागों के बाद में 4 नए भाग जो हैं वो हमारे संविधान में जोड़े गए। तो इस तरह से टोटल जो पार्ट्स हैं उनकी संख्या कितनी हो गई? 26। तो आंसर कितना होना चाहिए? 26। लेकिन ऐसा नहीं है। एक ऐसा भी भाग है जिसे हमारे संविधान से हटा दिया गया। कौन सा भाग है? तो वो है भाग नंबर 7। तो इस तरह से हमारे संविधान की कुल संख्या जो है, भागों की कुल संख्या जो है संविधान में, वो कितनी रह गई है? तो वो है 25। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ DPSP डिफाइंस पंचायती राज? पंचायती राज को कौन सा अनुच्छेद डिफाइन करता है? तो देखिए, पंचायती राज के लिए आर्टिकल है 40, लेकिन अब अगर 40 इसका आर्टिकल है तो बाकी सब किसके लिए हैं? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 48 की। यहाँ पर बात करता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये जो एनिमल हस्बेंड्री है ये डिफाइन किस आर्टिकल में है? तो 48। लेकिन अगर यही 48A हो जाएगा तो ये किसको डिफाइन करेगा? तो ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल को डिफाइन करने लगेगा। आर्टिकल नंबर जो 45 है ये प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है। प्राथमिक शिक्षा जो है वो आर्टिकल नंबर 45 DPSP में लिखी गई है। आर्टिकल नंबर 40 जो है 40, ये पंचायती राज से संबंधित है, जैसा कि पहले भी बताया था। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 38 की। यहाँ पर ये बात करता है लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था की बात। आर्टिकल नंबर 38 लोक कल्याण की सामाजिक व्यवस्था की बात यहाँ पर की जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल? धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में परिभाषित की गई है? तो देखिए, इसमें तो एक सीधा सा आंसर आपको पता होना चाहिए। 25 से लेकर के 28 तक जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का, उसी में डिफाइन की गई है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बेसिक एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर डिस्कस? हमारे मौलिक दर्शन और उद्देश्यों की चर्चा संविधान में कहाँ पर मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है प्रियम्बल। प्रियम्बल ही हमारे मौलिक दर्शन, संविधान के मौलिक दर्शन, उद्देश्यों तथा संविधान निर्माताओं का जो मस्तिष्क में उस समय चल रहा था वो सारी चीज़ें डिफाइन करती है प्रस्तावना। और प्रस्तावना को लेकर के ही बहुत सारी बातें और भी हम लोग आगे सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान में नागरिकता को कहाँ पे परिभाषित किया गया है? किस भाग में परिभाषित किया गया है? एक एक करके समझ लेते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। पार्ट नंबर 1 कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। पार्ट नंबर 3 कहता है फंडामेंटल राइट्स की बात। तो देखिए, यहाँ पर तो कहीं तो सिटीजनशिप की बात आई नहीं। पार्ट नंबर 4 कहता है DPSP की बात, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात। और पार्ट नंबर 2 कहता है सिटीजनशिप। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो है
आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। पार्ट 2 डिफाइन करता है सिटीजनशिप हमारे संविधान में। क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है? ये जो अनुच्छेद 27 है वो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से लेकर के 28 के बीच में डिफाइन किया गया है। इसका मतलब ये धर्म से संबंधित है, और अगर धर्म से संबंधित है तो इसी से रिलेटेड देखिए सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। राज्य धार्मिक कर नहीं लगा सकता, ये आंसर हमारा ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है जो कि आर्टिकल नंबर 27 में दिया है। बाकी ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये सब लागू नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 9, 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले प्रस्तावना ने भारत को क्या होने का संकल्प दिया था? तो देखिए कुछ शब्दों को देखिए, अगर कभी आपने प्रियम्बल पढ़ी है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो एक बार प्रियम्बल को देख लीजिए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। जैसे हमारे संविधान में कहीं पर भी, प्रस्तावना में कहीं पर भी सेकुलर शब्द का इस्तेमाल, सोशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ये शब्द पहले से मौजूद हैं हमारे उस प्रस्तावना में। तो इसका मतलब क्या है? क्या देखिए क्वेश्चन कह रहा है 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले की बात कर रहा है, जबकि सोशलिस्ट और सेकुलर और इंटीग्रिटी ये तीन शब्द जो हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले जोड़े गए थे। तो किस बात को होने का यहाँ पर संकल्प देता है? तो जाहिर सी बात है, अब आंसर आप खुद ही देख लीजिए। जहाँ पर सेकुलर लिखा है वो तो हो नहीं सकता, सोशलिस्ट जहाँ लिखा है वो तो हो नहीं सकता, जहाँ पर सेकुलर और सोशलिस्ट दोनों लिखा है वो भी नहीं हो सकता। जो जाहिर सी बात है आंसर हमारा हो गया कौन सा? तो वो हो गया सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको सीजीएल लेवल के एग्जाम में देखने को आसानी से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क का बोध होता है कहाँ से? अभी आपको बताया कि प्रस्तावना जो है वो मौलिक दर्शन भी बताती है, उद्देश्य भी बताती है, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क का बोध भी बताती है। तो आंसर इसका हो गया प्रियम्बल। क्वेश्चन नंबर 11, के.एम. मुंशी किससे संबंधित हैं? के.एम. मुंशी का संबंध जो है इनमें से कौन सी कमिटी जो है उससे संबंधित है? तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए हमारे संविधान को बनाने के लिए लगभग 200 से ज़्यादा कमिटीज़ को बनाया गया था, लेकिन वो 200 कमिटीज़ आपको याद नहीं करनी है। आपको कुछ कमिटीज़ को याद करना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी, और उन्हीं में से एक कमेटी है जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति के टोटल जो मेंबर्स थे उनकी संख्या है 7, और इसी कमेटी के जो हेड थे उन्हीं का नाम है अंबेडकर। अब देखिए के.एम. मुंशी जो हैं वो इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। 7 सदस्यों में से एक सदस्य कौन थे? तो वो हैं के.एम. मुंशी। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर है 12, आर्टिकल 23 और 24 डिफाइन करता है। देखिए पार्ट नंबर जो 3 है, भाग नंबर 3, ये है हमारा फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार। और ये फंडामेंटल राइट डिफाइन किया गया है कहाँ से लेके कहाँ तक? तो 12 से लेकर के 35 तक में, 12 से लेकर के 35 तक के आर्टिकल के बीच में डिफाइन किया गया है हमारा फंडामेंटल राइट। और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी संख्या पहले कितनी थी? 7, लेकिन एक फंडामेंटल राइट हट गया। कौन सा हट गया वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो इस समय कितने बचे हुए हैं? तो 6। अब ये 6 कौन कौन से हैं? तो राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक है। राइट टू रिलीजन, धर्म का अधिकार, अभी आपको बताया 25 से लेकर के 28 तक है। तो देखिए ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेशन राउंड भी आप खेल सकते हैं, बहुत आसान है। अगर थोड़ा सा और ध्यान देते हैं तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 में। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में सामाजिक जो समानता है उसका अर्थ क्या है?
देखिए ये सारे जितने भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सब लॉजिकल क्वेश्चन हैं, और ये ऐसे लॉजिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टेट पीएससी के एग्जाम्स में ही जनरली पूछे जाते हैं। स्टेट पीएससी के लीजिए या उससे हायर जब आप जाएंगे यूपीएससी के लिए, तो वहाँ पर आपको ये देखने क्वेश्चन मिलते हैं। इनका क्या मतलब होता है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको आप लॉजिकली सोच अगर पा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सोशल इक्वेलिटी कब मिलेगी, समाज में समानता कब होगी, जब एक वर्ग को जो है अपॉर्चुनिटी दी जाए? आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब समाज में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को अगर हम समानता देते हैं तो ही सोशल इक्वेलिटी होगी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकता, लैक ऑफ इक्वेलिटी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शन, सभी वर्गों के लिए समान अवसर, यानी कि आंसर कौन सा हो सकता है? सी। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और आपके दिमाग में उठ रही होगी, अगर ये उठ रही है तो उसका समाधान भी यहीं पे ले लेते हैं। जैसे जो पिछड़े वंचित लोग हैं, क्या उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान होना चाहिए या नहीं? तो उसका प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 16 के सबसेक्शन 4 के तहत। वहाँ पर जो पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर बात कही गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 14, द लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, संविधान की भाषा कहाँ से ली गई? देखिए, विश्व में अगर पहली बार किसी भी देश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो भी रिटन में, तो वो था यूएसए। और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ही पहली बार प्रियम्बल का इस्तेमाल किया गया। इसी यूएसए की प्रियम्बल को यूज़ किया, जो कॉन्सेप्ट था प्रियम्बल का यूएसए का, उसी को यूज़ किया यूएनओ ने। और हमने भारत में जो प्रियम्बल की शुरुआत की वो भी कहाँ से आई? तो वो आई यूएसए से। और पहली लाइन कहाँ से आई? तो वो आई यूएनओ से। लेकिन जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज हम लोगों ने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली? तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की जो पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वो कहाँ से लिया? तो वो यूएनओ से लिया। लेकिन एक प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में भी होना चाहिए, ये कहाँ से लिया गया? तो ये अमेरिका से लिया गया है। 15th नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हेल्ड ऑन, संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया? ये लिखा हुआ है 1976। 1976 लास्ट वाला वर्ड करेक्टर लिखा हुआ है 6। तो देखिए 6 कब आएगा? तो 4 और 2 को आप जोड़ दीजिए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976। ये वाला अगर देखते हैं तो लास्ट में लिखा हुआ है 8, और इसमें को 8 बनाने में आप 4 और 4 को जोड़ दीजिए तो बन जाएगा 8, यानी कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1978, यानी कि दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, एलिमिनेट कर दिया आपने। अब यहाँ पर आया 1956। तो देखिए 1956 में हुआ था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अब आंसर बचा डी, यानी कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ वो हुआ 1951 में, और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी, अभी देखते हैं इसको। राइट टू इक्वेलिटी यानी कि समानता का अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये आर्टिकल 32 में डिफाइन किया गया है, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो अब बचा ऑप्शन कौन सा? तो वो है बी। देखिए अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पहले मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन एक हट गया और कितने बचे? तो 6। तो ये कौन सा एक हटा है? तो वो हटा है संपत्ति का अधिकार।
यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, तो वो है बी, संपत्ति का अधिकार अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो अगर ये मौलिक अधिकार नहीं है तो अब क्या है, तो ये अब एक लीगल राइट बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है। क्वेश्चन नंबर 17, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे CHSL हो, MTS हो, CGL हो, या अपर किसी भी एग्जाम में जाते हैं स्टेट PSC तक के, वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये अमेंडमेंट किया था और ये अमेंडमेंट जो है वो बहुत बड़ा अमेंडमेंट था और इसी वजह से 42वें संविधान संशोधन को कब हुआ था, तो 4 और 2 6 यानी कि 1976 में। तो ये जो संविधान संशोधन है इसी को कहते हैं छोटा संविधान, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसी को। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रिटी वर्ड इज रिटन इन विच लाइन ऑफ द प्रियम्बल। अखंडता शब्द जो है वो प्रस्तावना की किस पंक्ति में जोड़ा गया। देखिए, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ और वो संशोधन कब किया गया, तो वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो कि 1976 में किया गया। कितने वर्ड्स जोड़े गए, तो 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। कौन कौन से, तो एक सेकुलर वर्ड था, एक इंटीग्रिटी वर्ड था और एक सोशलिस्टिक वर्ड था। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द जो हैं वो प्रस्तावना में जोड़े गए। लेकिन समाजवादी और पंथ निरपेक्षता जो था वो सेकंड लाइन में जोड़ा गया। स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे, पहली लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में लिखा गया ये दोनों को। लेकिन जो इंटीग्रिटी वर्ड था वो सेकंड लास्ट लाइन में जोड़ा गया। जो सेकंड लास्ट है यानी कि अंतिम से पहले वाली जो लाइन थी, सेकंड जो है सेकेंड लास्ट लाइन, अंतिम से पहले वाली जो लाइन है उसमें से जोड़ा गया। तो अब जरा आंसर में देख लेते हैं। आंसर सी बताता है, सेकेंड लास्ट जो लाइन है उसमें, तो आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर है 19, DPSP जो है वो डिफाइन किया गया है किस आर्टिकल्स के बीच में। देखिए, अगर जैसे मान लीजिए आपको याद नहीं आता है तो एलिमिनेशन राउंड खेल करके भी आप अपने आंसर को सही करने की जो पॉसिबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इसको आंसर नहीं पता तो क्या करेंगे, 12 से लेके 35 ये पार्ट नंबर 3 में आता है और पार्ट नंबर 3 जो है वो किसको डिफाइन करता है, तो वो फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट तो ये पूछ नहीं रहा, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब बचे 3। दूसरा अगर देखते हैं डी का, तो ये पार्ट नंबर 2 में आता है। पार्ट नंबर 2 में दिया हुआ है सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप के बारे में यहाँ पे चूंकि पूछ नहीं रहा है तो ये आंसर नहीं हो सकता है। मतलब 2 हमने एलिमिनेट कर दिया। अभी तक हमारे आंसर के सही होने की पॉसिबिलिटी थी 25%, लेकिन अब हमने देखा कि हमारे आंसर के सही होने की पॉसिबिलिटी 50-50 हो गई है। अब इसमें आपको जाना पड़ेगा। अब करेक्ट आंसर इसका है ए। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में डिफाइन किया गया है DPSP को। क्वेश्चन नंबर 20, आर्टिकल 32 इज कॉल्ड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय हुम। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। देखिए, यहां पर जो सोल वर्ड लिखा है आत्मा, इस आत्मा को 3 लोगों ने डिफाइन किया है। एक डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। किस केस में किया है वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। दूसरा है यहाँ पर भार्गवा जो हैं उन्होंने भी कहा है कि आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया है। अब तीसरे जो हैं वो हैं BR अंबेडकर, इन्होंने भी आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये कंफ्यूजन होना लाजमी है। अगर यहाँ पर एक बार में इसको अगर हम लोग समझ लें तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अभी फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट वाला जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर देंगे एक साथ में ही। अगर कभी भी आपसे ये कहा जाए अनुच्छेद की बात, यहां पर देखिए लिखा हुआ है अनुच्छेद, कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया। आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद, तो वो अनुच्छेद है 32। अनुच्छेद 32 को
फोकस किस पे करना है? अनुच्छेद पर। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, तो आंसर होगा BR अम्बेडकर। लेकिन अगर अनुच्छेद शब्द यहां पर नहीं होता, अनुच्छेद 32 नहीं होता, तो BR अम्बेडकर अपने आप एलिमिनेट हो जाते। तब हम ऑप्शन पे ध्यान किस पे देते? सुप्रीम कोर्ट पर और भार्गवा पर आंसर हम लोग यहां पर फोकस करते। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर 21, राइट टू प्रॉपर्टी इज नोन। संपत्ति का अधिकार अब जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो अभी आपको बताया कि जो संपत्ति का अधिकार है इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया, और अब ये कहाँ पर है? तो ये आर्टिकल 300A में डिफाइन किया गया है। और ये आर्टिकल 300A किसके पार्ट में आता है? तो पार्ट नंबर 12 में ये आता है। यानी कि आंसर ए जो है, यानी कि लीगल राइट जो है, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी जो है पॉइंट पर अगर कंफ्यूजन है, तो वो मैसेज में जो इसका कमेंट बॉक्स होगा, मैसेज जो करेंगे आप, उस मैसेज में आप पूछ लीजिएगा, तो आपके उस क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया जाएगा। अगर आपका कोई डाउट बनता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको वो मैसेज करके बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 22, सेकुलर का सही अर्थ क्या है? सेकुलर, व्हाट इज द ट्रू मीन ऑफ सेकुलर? यहां पर सेकुलर क्या है? देश। पहले तो नंबर डी पे देखते हैं, नन ऑफ दीज तो चलिए बाद में आएगा। पहले नंबर सी को देखते हैं। देयर विल बी अ रिलीजन ऑफ कंट्री। किसी भी देश, मतलब देश का जो है वो एक धर्म होगा, ऐसा नहीं है। हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं हो सकता, मतलब कोई भी धर्म घोषित नहीं किया जा सकता, ऐसा हमारे संविधान की प्रस्तावना कहती है। और ये जो सेकुलर शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि पहले संविधान में कहीं पर भी नहीं था। ध्यान रखिएगा, BR अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान की प्रस्तावना में या संविधान में कहीं पर भी सेकुलर शब्द का इस्तेमाल ही उन्होंने नहीं किया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने अलग से जोड़ा था। यहां पर देखिए, जब कोई धर्म नहीं होगा तो क्या किसी एक धर्म को बढ़ाने की यहां पर बात होगी? तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर दिया। अब दो आंसर हैं ए और डी में। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ द प्रेसिडेंट। यहां पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है, ध्यान रखिएगा। इक्वल इन आई ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की नजर में सभी धर्म समान है। देखिए, या तो सभी धर्मों को दबा दिया जाए, बंद कर दिया जाए, कोई भी धर्म मानने ना दिया जाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि सेकुलर को वो डेफिनेशन हो जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा? ए, सभी जो धर्म हैं उन सभी धर्मों को एक संभाव से अगर देखा जाए तो वहां पर सेकुलर का ट्रू मीन्स निकल के आता है। इसका मतलब आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 23, प्राइमरी एजुकेशन इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल? किस अनुच्छेद में प्राथमिक शिक्षा को डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 41, कार्य एवं शिक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजन। शिक्षा यहाँ पर आ गया और शिक्षा की बात देखिए यहाँ पर भी पूछ रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, फिर आते हैं लौट के। आर्टिकल नंबर 43 यहाँ पर कहता है जीवन जीने योग्य न्यूनतम मजदूरी। मजदूरी की ये बात यहाँ पर आ रही है, ये तो हो नहीं सकता। अगला कहता है आर्टिकल 45, यहाँ पर कह रहा है प्राइमरी एजुकेशन। आर्टिकल नंबर 38 हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि दो ऑप्शंस हैं जहाँ पर शिक्षा की बात हुई, जबकि यहाँ पर आर्टिकल 45 ने डिफाइन कर दिया प्राथमिक शिक्षा। आर्टिकल 45, तो यहाँ पर शिक्षा का फिर क्या मतलब है? देखिए, प्राथमिक शिक्षा को छोड़ करके, यानी कि एक्सेप्ट प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा को छोड़ करके शिक्षा से संबंधित अन्य जो भी कार्य होंगे वो आर्टिकल 41 में डिफाइन है। जैसे आपने देखा होगा GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज,
यूनिवर्सिटीज़ जो बनाई जाती हैं, प्रौढ़ शिक्षा जो अभियान चलाए जाते हैं, एजुकेशन के नाम पे जो लैपटॉप बांटे जाते हैं, वो सारी चीज़ें किसके तहत की जाती हैं? आर्टिकल 41 के तहत ही की जाती हैं। तो आंसर इसका करेक्ट क्या है? तो वो है सी, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन की बात कही गई। क्वेश्चन नंबर 24, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? देखिए, 3 चीज़ें हैं जिसको बार बार हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। एक है डीपीएसपी, दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और तीसरा है फंडामेंटल राइट। ये जो डीपीएसपी है इसे लिया गया रसिया से, रूस से। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गई। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो ली गई हैं रसिया से। ये जो डीपीएसपी है इसे लिया गया है आयरलैंड से, और जो यूएसए है यहाँ से हमारे मौलिक अधिकारों को लिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो वो आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 25, हु सेड प्रीएम्बल इज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किसने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी जो अनुच्छेद शब्द है उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर इस्तेमाल नहीं किया गया तो BR अम्बेडकर वाला जो डाउट था वो डाउट यहाँ पर अब नहीं होना चाहिए। अब जरा देखते हैं इस प्रस्तावना से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले एक केस था, और वो केस था बेरूबारी का। वास्तव में ये कोई बेरूबारी का केस नहीं है। एक्चुअली एक गांव है बेरूबारी जो कि पश्चिम बंगाल में था, और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बंटवारे में ये बेरूबारी का जो डिस्प्यूट था वो भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में निकल के आया। और इसी पूर्वी पाकिस्तान का ये जो डिस्प्यूट भारत के साथ में था, इसी के लिए जो हमारे देश के उस समय के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत कुछ सुझाव मांगे थे, और वही सुझाव था बेरूबारी केस। जब हम लोग इसमें ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर इस केस की डिटेल्ड स्टडी भी हम लोग करेंगे। ये जो बेरूबारी केस है वो 1960s के ईयर में आया था, और इस बेरूबारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन ये जो भाग नहीं है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन उसने इसको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के तहत डिफाइन किया। क्या बताया कि जैसे कुंजी ताले का हिस्सा नहीं होती, जो कुंजी है वो कुंजी अगर ताले का हिस्सा नहीं है तो उसी प्रकार हमारा जो प्रस्तावना है वो भी संविधान की कुंजी है, और कुंजी अगर ताले का हिस्सा नहीं होती तो प्रस्तावना भी संविधान का हिस्सा नहीं है। हिस्सा नहीं है तो भाग नहीं है, भाग नहीं है तो प्रस्तावना में कोई संशोधन भी नहीं हो सकता। ये बेरूबारी का केस था। अब दूसरा यहाँ पर देखते हैं केशवानंदा भारती। ये भी बहुत बड़ा केस रहा है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं। जब ऑनलाइन क्लासेस हम लोग यहाँ पर इसके पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वहाँ पर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। बहुत आपको मज़ा भी आएगा इस केस को पढ़ने में। दोनों ही बेरूबारी, केशवानंदा भारती, SR बोमई और LIC ऑफ इंडिया, बहुत सारे केस आपको मिलेंगे। गोलकनाथ वगैरह का केस भी आपको इसी में देखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, पूरा इंटरेस्टिंग है तो कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर वो कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो जाती हैं तो समझ में आने लगेगा, और वो समझ में आने लगेगा तब इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी चलिए पढ़ना तो है ही हम लोगों को। इस केशवानंदा भारती केस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कह रही है प्रस्तावना के लिए कि ये जो कुंजी और ताले का एग्जाम्पल सेट किया था ये गलत है। संविधान और प्रस्तावना का संबंध बिल्कुल वैसा ही है जैसे आत्मा और शरीर का है। शरीर, इस आत्मा जो है वो इस शरीर का हिस्सा है, हिस्सा कह सकते हैं,
भाग कह सकते हैं, पार्ट कह सकते हैं, ये सारी बातें हैं। आत्मा जिस प्रकार शरीर का हिस्सा है, उसी प्रकार जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। बहुत ध्यान से समझिएगा चीजों को। ऐसा वैसा हिस्सा नहीं है, ऐसा वैसा भाग नहीं है। वो कैसा भाग है? तो वो आत्मा के जैसा है। और आत्मा का वास कहाँ होता है? तो शरीर में। तो प्रस्तावना का वास भी कहाँ होगा? संविधान में। लेकिन मान लीजिए अगर शरीर से आत्मा को अलग कर दिया जाए तो क्या वो शरीर सरवाइव करेगा? तो शायद आपका आंसर होगा नहीं। तो वैसे ही उसने कहा है कि जो प्रस्तावना है वो शरीर, जो संविधान है उसका भाग है, लेकिन ऐसा वैसा भाग नहीं है, वो आत्मा है। और आत्मा को अगर शरीर से निकाल दिया जाए तो शरीर बेजान हो जाता है। तो वैसे ही प्रस्तावना भी अगर संविधान से निकाल दी जाएगी तो जो संविधान है वो भी बेकार हो जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये किसने कहा? तो केशवानंदा भारती केस में कहा। बेरुबारी केस में क्या कहा? भाग नहीं है। बेरुबारी केस में एग्जाम्पल कौन सा सेट किया? तो कुंजी का सेट किया था कि कुंजी है, प्रस्तावना जो है वो संविधान की कुंजी है। लेकिन केशवानंदा भारती केस में कौन सा एग्जाम्पल सेट किया? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा मान लिया, आत्मा और शरीर का एग्जाम्पल उसमें सेट किया था। तो ये है, चूंकि इसमें बहुत सारे डाउट्स बने रहते हैं वो। इसके अलावा भी कुछ और केसेस हैं जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 1994 SR बोमई का केस था और इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहती है SR बोमई के केस में कि प्रियम्बल इंडिकेट्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस केस में प्रस्तावना को बुनियादी ढांचा सिद्धांत का इंडिकेशन मान लिया था। तो वो था SR बोमई के केस में। एक और केस आया 1995 में LIC ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट में। और इस LIC ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा? तो वो LIC ऑफ इंडिया के केस में कहा। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि प्रियम्बल इंडिकेट्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस केस में कहा? तो वो SR बोमई केस में कहा। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये किस केस में माना? तो ये केशवानंदा भारती केस 1973 में मान लिया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, ये किस केस में कहा? तो वो बेरुबारी केस में कहा। लेकिन अगर एग्जाम्पल्स की बात करें कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी माना था, कहा था, तो वो किस केस में? तो वो भी बेरुबारी केस में। और अगर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना था तो वो किस केस में? तो वो केशवानंदा भारती केस में। लेकिन ये तो था सुप्रीम कोर्ट्स के रिलेटेड केसेस। अब यहां पर देखिए, जो प्रियम्बल है उस प्रियम्बल को कुछ व्यक्तियों ने, व्यक्ति की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही है, उन्होंने भी अलग अलग बातें कही। क्या बातें कही? सबसे पहले हम बात करते हैं KM मुंशी की। तो जो KM मुंशी थे, इन्होंने कहा था पॉलिटिकल होरोस्कोप, यानी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की जन्म कुंडली है, पॉलिटिकल होरोस्कोप कह दिया था। दूसरे यहां पर हैं ठाकुर दास भार्गवा, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ठाकुर दास भार्गवा। इन्होंने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हृदय और आत्मा है। तो देखिए, अगर ऑप्शन में यहां पर ये लिखा होता कि प्रस्तावना संविधान की हृदय और आत्मा है तो किसने कहा? तो वो ठाकुरदास भार्गव ने कहा। दूसरा, अगर यहाँ पर मान लीजिए लिखा होता कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा? और ऑप्शन में कहीं पर भी ठाकुरदास भार्गव दिया होता
तो आंसर फिर आपको ठाकुरदास भार्गव करना था। लेकिन यहाँ पर चूंकि कहीं पर भी देखिए ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, बी आर अम्बेडकर लिखा है, के एम मुंशी लिखा है, सरदार पटेल लिखा है, सुप्रीम कोर्ट, ठाकुरदास भार्गव तो लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर आंसर क्या होगा, तो फिर आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। अगर हम थर्ड बात करें तो नानकी पालकी बाला की बात आती है। बहुत ही फेमस लॉयर थे ये। अगर जब आप केशवानंदा भारती केस पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत बार आएगा इनका नाम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। तो इन्होंने क्या कहा कि जो प्रियम्बल है वो आइडेंटिटी कार्ड है, आई कार्ड है, आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये आईडी कार्ड, यहाँ पर हृदय और आत्मा, और यहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल होरोस्कोप। आई होप यहाँ पर आपका ये सारा क्लियर हो गया। नहीं हो गया तो रिवाइंड करके फिर से इसको देखिए, समझिए, कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बाकी जब हम लोग पॉलिटी की क्लासेस शुरू करेंगे तो वहाँ पर ये केस की डिटेल जब एनालिसिस करेंगे, जितने भी केसेस थे, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी कि क्यों कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को ये सारी बातें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेराइव्स इस अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम, संविधान का अंतिम अधिकार किससे प्राप्त होता है। तो आपने पढ़ा है संविधान की शुरुआत किससे होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो अब जरा देखिए, अंतिम शक्ति किससे मिलती है, अंतिम सत्ता किससे प्राप्त होती है, सारी चीजों का आंसर क्या है, तो वो है भारत की जनता। आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 27, संपत्ति का अधिकार किसके शासन काल के दौरान हटाया गया था। आपने पढ़ा जो संपत्ति का अधिकार था, मान लीजिए आपको आंसर ही नहीं पता, ये जो ऑप्शन दिए हुए इससे, तो आप देखिए लॉजिक कैसे लगाएंगे। संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में। और 1978 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार नहीं थी, पीवी नरसिम्हा राव वहाँ पर नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पर नहीं थे, जनता दल बनी थी, उसके मेंबर थे, प्रधानमंत्री की बात हो ही नहीं सकती। इंदिरा गांधी के जस्ट अपोजिट कौन है, मोरारजी देसाई। सबसे अच्छी बात है, मोरारजी जो देसाई थे वो भी एक कांग्रेसी थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस से अलग हो गए थे और फिर उन्होंने यहाँ पर यूनाइटेड जो हुआ था पूरा विपक्ष, 1975 में आपने सुना होगा इमरजेंसी लगी थी, उस इमरजेंसी के हटने पर 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, और श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार गिरने का ही परिणाम था एक नई सरकार बनी, और उस नई सरकार में मोरारजी जो देसाई थे वो प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये 44वां संशोधन किया था, और इसी में बहुत बड़ा ये संशोधन माना जाता है संपत्ति के अधिकार को हटाने का। क्वेश्चन नंबर है 28, Which one among the following has the power to regulate the right of citizenship in India? भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट सिनेरियोज को अगर आप देखेंगे समझेंगे तो अपने आप ये क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सिटीजनशिप जो है उसको डिफाइन करने, चेंजेस करने की जो पावर है वो किसके पास है, तो वो पार्लियामेंट के पास में है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा एक चीज़ और बता दें, फंडामेंटल राइट से अगर बात आ जाती तो वो किसके पास पावर है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। विधि आयोग यहाँ पर ऑप्शन में हो नहीं सकता, कैबिनेट से अभी कोई मतलब है नहीं। आंसर क्या निकल करके आ रहा है, पहले ही नज़रियों में कुछ नहीं देखिए तो अभी आप देख लीजिए, एनआरसी का विरोध चल रहा था, सीएए का विरोध चल रहा था। सीएए क्या था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था। तो ये जो एक्ट था ये किसने बनाया, पार्लियामेंट ने। आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन 29, किसने कहा प्रस्तावना संविधान की कुंडली है, पॉलिटिकल होरोस्कोप। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रस्तावना से रिलेटेड के एम मुंशी ने कहा था। बेरुवारी केस जो है वो किस वर्ष आया था, बेरुवारी केस 1960s में आया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा।
जो केशवानंदा भारती था 1973 में था, एसआर बोमई का जो केस था वो 1994 में था, LIC ऑफ इंडिया का केस कब आया था तो 1995। तो ये केसेस की जो ईयर्स हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जो बेरुबारी केस का आंसर है वो आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 31, विच अमेंडमेंट रिमूव राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मोरारजी देसाई की सरकार थी और 44वां संविधान संशोधन 1978 में करते हुए इसे हटाया गया था। आर्टिकल नंबर 17 और 18 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या प्रदान करता है, प्रोवाइड्स क्या कर रहा है। देखिए आर्टिकल नंबर 17 में क्या लिखा है और आर्टिकल नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है। 17 कहता है, सबसे पहले तो 18 को जरा समझ लीजिए, सब 17 को समझेंगे तो आसानी रहेगी। आर्टिकल नंबर 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियां कौन सी थी तो पहले थी राजा महाराजा, ये सारी जो उपाधियां थी। अगर राजा महाराजा था तो क्या वहां पर सामाजिक समानता थी। एक वर्ग, एक विशेष वर्ग जो है वो ऊंचे पदों पे था, अच्छी उसकी पकड़ थी समाज में, अच्छे ऊंचे पद पे था, और दूसरे क्या थे उसी के अंदर में आकर के काम करते थे। तो यहाँ पर कहीं पर भी सोशल जो इक्वेलिटी थी वहाँ वो तो नहीं थी। तो एक आंसर 18 का क्या निकल के आया, सोशल। सोशल क्या अगर देखा जाए तो आंसर जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो निकल के आता है। अब यहाँ पर आर्टिकल नंबर जो 17 है वो क्या है, तो 17 ये कहता है कि जो भी दबे पिछड़े लोग हैं उनको भी समानता दी जाएगी आर्टिकल नंबर 17 के तहत। अगर वो भी अगर समानता की बात कर रहा है तो कौन सी समानता वहाँ पर है, तो वो है कौन सी, सामाजिक समानता की बात। यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 जो है उसका आंसर क्या होगा, तो आंसर हो गया डी। सोशल जो इक्वेलिटी होगी वो डिफाइन करता है आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 18। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताते हैं, आर्टिकल नंबर 18 में बात की गई थी कि जो उपाधियाँ हैं वो तो नहीं होंगी। अब उपाधियाँ कौन कौन सी नहीं होंगी, तो हमने आपसे बताया कि राजा महाराजा नवाब ये सारी जो हैं वो उपाधियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। लेकिन क्या भारत में किसी भी तरह की कोई उपाधि नहीं रखी जा सकती, तो इसका आंसर है ऐसा नहीं। दो ऐसी उपाधियां हैं जिनको भारत के जो नागरिक हैं वो रख सकते हैं, और वो दो उपाधियां कौन कौन सी हैं, तो एक है आपकी एजुकेशनल यानी कि शैक्षणिक, जैसे PhD MBBS ये सारी अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिलती है, जैसे मान लीजिए कोई MBBS कर लेता है तो वो देखिए अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, जबकि PhD कंप्लीट करने के बाद में उसके नाम के आगे क्या लगता है, तो डॉक्टरेट लग जाता है। तो क्या वो लगा सकता है, तो हाँ लगा सकता है। क्यों, क्योंकि वो एजुकेशनल उसकी जो टाइटल है, और एजुकेशनल टाइटल को संविधान में परमिशन दी गई है। दूसरा है आर्म्ड, जो आर्म्ड फोर्सेज होती हैं। आर्म्ड फोर्सेज कितनी होती हैं, तो 3 होती हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। इनमें जो भी पोस्ट होती है वो पोस्ट के साथ साथ वो उनका टाइटल भी होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कर्नल है तो वो कर्नल उसकी पोस्ट भी है और वो कर्नल उसका टाइटल भी है। वो व्यक्ति अपनी पोस्ट से तो रिटायर हो जाएगा लेकिन उसके टाइटल से कभी भी उसको रिटायर नहीं किया जा सकता। तो ये 2 टाइप की जो टाइटल्स हैं उसे भारत में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 33, भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है, मतलब भारत हमारा कैसा है। तो आर्टिकल पार्ट नंबर 1 का आर्टिकल नंबर जो 1 है वो ये कहता है कि इंडिया विल बी यूनियन ऑफ टेरिटरीज, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, एक लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट्स और यहाँ पर यूनियन ऑफ टेरिटरीज। तो देखिए अगर स्पेशली अगर आर्टिकल 1 को ही बात करें तो यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कर रही है, और यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात की है अगर हम शब्दों पर ही केवल चले जाएं तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 34,
केशवानंदा भारती मामले का फैसला कब आया था? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंदा भारती केस का जो है वो फैसला आया था और इसी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो पंचायती दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो भी 24 अप्रैल 1973 को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मैनी रिट्स सुप्रीम कोर्ट में इशू फॉर फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट्स जो है वो जारी कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करते हुए, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार मौलिक अधिकारों में दिया हुआ है, उस आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करते हुए 5 प्रकार की रिट्स जारी कर सकती है। तो क्या केवल सुप्रीम कोर्ट ही जारी कर सकती है? तो ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट भी रिट्स जारी कर सकती है और हाई कोर्ट भी रिट्स जारी कर सकती है। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करेगी? तो आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट रिट्स जारी कर सकती है 7। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पूछेगा तो फंडामेंटल राइट में भी ये केवल 5 रिट्स ही जारी कर सकती है। मतलब ध्यान से समझिएगा, हाई कोर्ट 226 का इस्तेमाल करते हुए कितनी रिट्स जारी कर सकती है? तो 7 रिट्स जारी कर सकती है। लेकिन फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कितने रिट्स हो सकते हैं? तो केवल 5 रिट्स हो सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट इशू करे फंडामेंटल राइट के लिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट इशू करे फंडामेंटल राइट के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ये सीजीएल में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है और वो संशोधन हुआ है 42 1976, श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये संशोधन किया था। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान को कौन परिभाषित कर सकता है? हमारा संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और अगर संविधान बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो शब्द होंगे उनका कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा और अगर शब्दों का कलेक्शन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ भी निकल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे संविधान की व्याख्या कौन करेगा? तो हमारे संविधान में ही ये प्रावधान है कि संविधान की व्याख्या केवल कौन कर सकता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करना चाहता है तो मिनिमम कितने जजेस होने चाहिए? तो वो होंगे 5 जजेस। और ऐसी पीठ को क्या कहते हैं? तो संवैधानिक पीठ फिर कहा जाता है जब संविधान की व्याख्या करने के लिए कोई बेंच बनाई जाती है। मिनिमम जज कितने? तो वो मिनिमम है 5। लेकिन यहाँ पर एक देखिए और डाउट का केस बनता है, अगर यहीं पर ये लिख दिया जाता कि भारतीय संविधान को लोकसभा में या पार्लियामेंट में कौन परिभाषित करता है? बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कहीं पे भी पार्लियामेंट नहीं लिखा हुआ है, यानी कि पार्लियामेंट के बाहर कौन इसको परिभाषित करेगा? तो वो करेगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर पार्लियामेंट के अंदर की बात की जाए तो वहाँ पर कौन परिभाषित करेगा? तो लोकसभा है तो वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष डिफाइन करेगा। लेकिन अगर राज्यसभा है तो वहाँ पर चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा डिफाइन करते हैं। लेकिन ये चूँकि बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि हार्ड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको छोटे मोटे एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसलिए पढ़ लीजिएगा। लेकिन जब भी क्वेश्चन का आंसर है तो ध्यान से समझिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो गलती होने की संभावना मैक्सिमम बढ़ जाएगी। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है ए, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी पार्लियामेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारतीय संविधान का भी संरक्षक है और साथ ही साथ फंडामेंटल जो राइट्स हैं इनका भी संरक्षक है। दोनों ही संरक्षक कौन है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट? इनमें से किसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो देखिए यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट है इसे तो हम लोग कोर्ट ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, कोई कर रहा है, तो आप कोर्ट पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता।
अब बचा डीपीएसपी, प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट। प्रियम्बल की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करते हैं डीपीएसपी की। तो देखिए डीपीएसपी में जो दिया हुआ है उसको आप कभी भी कोर्ट लेकर के नहीं जा सकते। और साथ ही साथ यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनके लिए भी आप कभी भी कोर्ट नहीं जा सकते। तो यहाँ पर वैसे देखिए आंसर जो है वो सी और डी दोनों हो सकता है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन का एक आंसर नहीं होगा। सी भी सही है, डी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन पार्ट्स इज प्रोहिबिटेड। मानव अंगों की जो तस्करी है वो किसमें निषिद्ध है? आपने पढ़ा हुआ है आर्टिकल नंबर 23 एंड 24, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी भी व्यक्ति का अगर शोषण है तो उसके अगेंस्ट में उसको कुछ अधिकार मिलते हैं, और अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 दोनों में डिफाइन है। तो देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 23। और जो आर्टिकल नंबर 23 है ये कहता है कि मानव तस्करी, मानव अंगों की तस्करी, बंधुआ मजदूरी, ये सारी चीज़ें भारत में प्रतिबंधित हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है, कुछ राइट्स मिलते हैं। लेकिन जो 24 है, आर्टिकल नंबर जो 24 है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों की बात करता है। ध्यान रखिएगा, बच्चों की बात अगर होती तो वहाँ पर आर्टिकल 24 आ जाता। क्योंकि यहाँ पर बच्चों की बात नहीं है तो वहाँ पर आर्टिकल नंबर 23 आएगा। मानव तस्करी, मानव अंगों की तस्करी, ये सब किस में डिफाइन किया गया? तो आर्टिकल नंबर 23 में डिफाइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 41, प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? तो प्रस्तावना में संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, पढ़ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, चाइल्ड लेबर। देखिए बच्चों की बात आ गई। बच्चों के विरुद्ध, बच्चों का अगर अपने किसी भी शोषण के विरुद्ध कार्रवाई होगी तो वो किस में होगी? तो आर्टिकल नंबर 24 में होगी। अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी 24। क्वेश्चन नंबर 43, विच आर्टिकल डिफाइंस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा जाए तो राशन जो कार्ड बनता है, यानी कि जो राशन वितरण प्रणाली है, उसी की बात कर रहा है। और राशन वितरण प्रणाली किस में डिफाइन की गई है? तो आर्टिकल नंबर 47 में की गई है, पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस के तहत। पब्लिक हेल्थ यानी कि लोक स्वास्थ्य, और जो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की जो बात है वो आर्टिकल नंबर 47 में की गई है। मतलब जो भी सरकारी अस्पताल खोले जाते हैं वो सारे किसके तहत होते हैं? तो आर्टिकल 47 के तहत होते हैं। राशन कार्ड जो वितरण हो रहा है वो भी किसके तहत हो रहा है? तो वो 47 के तहत ही हो रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और, जैसे आपने सुना होगा मिड डे मील, MDM। ये जो मिड डे मील है, इस मिड डे मील किसको खिलाया जाता है? तो आपको पता होगा बच्चों को खिलाया जाता है। और बच्चों की शिक्षा किस में डिफाइन की गई है? तो आर्टिकल 45 में। देखिए मिड डे मील अगर बच्चों को खाना है तो वो स्कूल में आएंगे पढ़ने के लिए, और पढ़ने के लिए आएंगे तो पढ़ना किस में है? तो 45 में। लेकिन मिड डे मील अगर खाएंगे तो क्या उनका न्यूट्रिशन उनको मिलेगा, पोषण उनको मिलेगा? तो मिलेगा। तो किस आर्टिकल में है? तो 47 में। इसका मतलब MDM जो है वो सेटिस्फाई 2 आर्टिकल्स को करता है, 45 और 47। लेकिन फिर भी MDM किस आर्टिकल के तहत चलाया जा रहा है? तो वो आर्टिकल 47 के तहत ही चलाया जा रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 44, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय स्मारकों पर संरक्षण की बात करता है? आर्टिकल नंबर 47 अभी आपने पढ़ा कि लोक स्वास्थ्य एवं पुष्टाहार की बात कर रहा है, न्यूट्रिशंस की बात कर रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है, तो ये तो हो नहीं सकता। आर्टिकल नंबर 50 कहता है सेपरेशन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच, तो ये हो नहीं सकता। आंसर हो गया 49, यानी कि आंसर हो गया बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 45, इक्वल बिफोर लॉ इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल? कानून के समक्ष जो समानता है वो कौन से अनुच्छेद में परिभाषित है? तो वो परिभाषित है आर्टिकल नंबर 14 में। लेकिन इसके कुछ अपवाद है। कौन कौन से? तो एक है द प्रेसिडेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो इसके अपवाद हैं। दूसरे गवर्नर, और तीसरे जो डिप्लोमेट्स होते हैं। डिप्लोमेट्स यानी कि जो दूसरे देशों से आकर के भारत में उस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, राजदूत जिसको कहते हैं, तो अम्बेसडर भी कहते हैं, डिप्लोमेट भी कहते हैं। तो ये जो है इनको भी
रियायत दी गई है आर्टिकल 14 के तहत। 46 व्हेन सुप्रीम कोर्ट गिव्स जजमेंट ऑफ मिनर्वा मिल्स, मिनर्वा मिल्स का जो केस था उसका जजमेंट कब आया था? आंसर है 1980s, 1980 में मिनर्वा मिल्स का जो केस था उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। क्वेश्चन नंबर 47 हाउ मैनी टाइम्स ऑफ द वर्ड सेकुलर यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में सेकुलर शब्द कितनी बार आया? देखिए बहुत कंफ्यूजन कर सकता है। अगर यहाँ पर संविधान ना लिख करके लिखता प्रस्तावना, देखिए शब्दों में ही सब कुछ छुपा हुआ है। जीएस जो आप पढ़ रहे हैं वही यूपीएससी में भी आती है, वही स्टेट पीएससी में आती है, वही सीजीएल में आएगी, एमटीएस में भी वही आएगी, लेकिन सब में डिफरेंस क्या है? शब्दों का खेल। और शब्दों का खेल क्या है? अगर इसमें कह देता कि हमारे प्रस्तावना में सेकुलर शब्द कितनी बार आया है तो आंसर इसका तुरंत हो जाता एक, क्योंकि एक ही बार यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पर इसने क्या कहा कि संविधान में कितनी बार आया है, तो संविधान में सेकुलर शब्द इस्तेमाल किया गया है 2 बार। आंसर है ए। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर मन में आ सकता है कि कहाँ कहाँ पर, तो एक तो हो गया प्रस्तावना और दूसरा कहाँ पर है, तो आर्टिकल 25 जो ए है, जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उस अधिकार के आर्टिकल 25 ए में भी केवल एक बार सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी कि पूरे संविधान में केवल 2 बार ही सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन 48 इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आपने देखा, अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हमने आपको बताया, देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीजीएल में ही, और यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपको LIC ऑफ इंडिया का केस नहीं दिया। अब नहीं दिया इसका मतलब यहाँ पर कुछ डाउट का केस बन गया, लेकिन फिर भी आप जरा थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट कह रही है, भाग इसमें कहा था, ये कोई केसेस इससे रिलेटेड है नहीं, ये दोनों हट गए, बचे ये ए और बी। और ए और बी में आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो SR बोमई केस 1994 में क्या कहा था कि प्रीएम्बल इंडिकेट्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पर तो इंटीग्रल पार्ट पूछ रहा है, और इंटीग्रल पार्ट का तो किस में दिया था? LIC में। अब LIC ऑप्शन में नहीं है तो 2 में से एक होगा। देखो भाग की बात कतई यहाँ पर नहीं कर रहा, इंटीग्रल पार्ट यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की ही तो बात कर रहा है, और बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है तो LIC का जब केस नहीं है तो हमने आंसर सही किया, SR बोमई का केस। क्वेश्चन 49, इसके बाद 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देखिए चलिए इसको भी देख लेते हैं। हाउ मेनी जजेस वर देयर इन बेंच ऑफ केशवानंदा भारती केस, केशवानंद भारती केस में कितने जजेस की पीठ बैठी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ी बेंच बैठी है अभी तक के इंडियन हिस्ट्री में, वो हैं 13 जजेस जो कि केशवानंदा भारती का केस का जजमेंट दे रहे थे, और इसमें जो जजमेंट आया था वो 7/6 का, 7 जो थे वो फेवर में थे और 6 जो थे वो अगेंस्ट में थे। जो सर्वमित्र सीकरी थे वो इस केस को हेड कर रहे थे, उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो सर्वमित्र सीकरी थे। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जिसे मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया? बोलने की जो स्वतंत्रता है वो शामिल है आर्टिकल 19 के तहत, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ 14 के तहत फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज़ हैं आर्टिकल 32 के तहत राइट है, तो ये तीनों तो आंसर हो नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है शामिल नहीं है। तो आंसर जो सी है, समान कार्य और समान वेतन की जो बात कर रहे हैं तो वो आर्टिकल नंबर 39 के तहत आती है, और समान न्याय, समान कार्य और समान वेतन जो है वो 39 में आ रहा है, और 39 किसका पार्ट है? तो वो है DPSP का। तो इसका मतलब आंसर कौन सा सही है? तो वो सी है, ना तो ये सही होगा, ना तो ये सही होगा, ना तो ये। आंसर सी जो है वो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है।
क्वेश्चन 51, मिड डे मील योजना किस अनुच्छेद के तहत चलाई जाती है? देखिए अभी आपको बताया गया कि कैसे कैसे मिड डे मील योजना चलाई जाती है, तो किस योजना जो है वो किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये है। किस अनुच्छेद को और भी सेटिस्फाई कर सकती है, तो 45 भी हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर लिखा होता 47 एंड 45, तो आंसर हम क्या करते, 47 एंड 45 दोनों। यहाँ के लिए आंसर डी। क्वेश्चन 52, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जिम्मेवार कौन है? तो देखिए संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन है इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो वहां पर आपने क्या देखा कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करती हैं। इसका मतलब यही दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, तो उसे लागू करने के लिए। कंफ्यूज मत होइएगा, फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्वेश्चन यहां पर बन गया फुल फॉर्म ऑफ PIO। देखिए पार्ट नंबर जो 2 है, भाग जो 2 है, जिसमें सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया है, उसी सिटीजनशिप में एक प्रावधान है पंजीकरण का, रजिस्ट्रेशन का। और जो पंजीकरण है, उस पंजीकरण के लिए हमारे भारत में 2 सिटीजनशिप जो हैं वो प्रावधान किए जाते हैं। एक है PIO और दूसरा है OCI। PIO का फुल फॉर्म है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका संबंध कम से कम 4 पीढ़ियों पहले भारत से रहा है, लेकिन या इसको थोड़ा सा और इजी वे करते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका संबंध भारत से रहा है लेकिन कम से कम 4 पीढ़ी पहले उनके जो भी फोरफादर्स थे उन्होंने भारत की नागरिकता अगर छोड़ दी है 4 पीढ़ी पहले, मतलब डिफरेंस 4 पीढ़ी का होना चाहिए, और वो किसी दूसरे देश के नागरिक बन चुके हैं, भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं, तो 4 पीढ़ियों के बाद ही मतलब वो व्यक्ति जो है वो भारत की नागरिकता के लिए अगर अप्लाई करता है तो वो PIO कार्ड के तहत उसे सिटीजनशिप मिलेगी। नागरिकता के प्रावधान में PIO के तहत उसे नागरिकता मिलेगी। दूसरा है OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये जो OCI है ये PIO को छोड़ करके बाकी अगर कोई भी है तो वो अप्लाई किससे करेगा, तो OCI। अब यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसका संबंध पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान इन देशों के साथ है और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो कभी भी PIO कार्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसे OCI कार्ड के तहत ही नागरिकता मिलेगी। जैसे अदनान सामी का नाम आपने सुना होगा। जो अदनान सामी है उसने भारत की नागरिकता ली। अब आप खुद सोचिए, अदनान सामी एक पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी है तो क्या वो PIO के तहत नागरिकता के लिए अप्लाई करेगा, तो नहीं कर सकता। तो किसके तहत आया होगा, तो OCI के लिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आंसर ए। यहाँ पर जो एनालिसिस का पार्ट था वो ख़त्म होता है। आप सभी लोगों का धन्यवाद क्वेश्चन के एनालिसिस में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नए जो वीडियोस आएँ उनके बारे में आपको पता चले। अगर किसी भी टॉपिक को लेकर के डाउट बन रहा है, जो भी एनालिसिस हम लोगों ने किया, कन्फ्यूज़न हो रही है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।